बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राज़-फाश हो रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद खुद राज़-फाश कर रहा है। फॉर्म 47 की सरकार, फॉर्म 47 के वज़रा, मुशीर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान, नुमाइंदगान, रहनुमा आ रहे हैं और अपनी अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही सिलसिला कि ये जो गैर आइनी तरामीम का मुसव्वदा था, ये आया कहाँ से था। अब सब के सब तस्लीम कर रहे हैं कि ये जनाब हमने तख्लीक नहीं किया था, बल्कि ये तो हमें रावलपिंडी से मिला था और हम मजबूर थे और हमारी मजबूरियां थीं और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए ये एक दूसरे की मिन्नत समाजत करते रहे। बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं, उनके बारे में आपको आगाह करता हूं और ख़ास तौर पे मैं जोर दूंगा आर्टिकल 8। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल बता दिया कि जनाब रात की तारीकी में हमें एक काला काला लिफाफा मिला और काले लिफाफे में चंद पॉइंट्स लिखे हुए थे और हमें कहा गया कि जनाब ये देख लें और इसको पढ़ लें। ये तरामीम का मुसव्वदा, उसको सो कॉल्ड तरामीम का मुसव्वदा कहा गया। उन्होंने कहा जी हमने देखा तो सबसे ऊपर आर्टिकल 8 था और आर्टिकल 8 में तरमीम तजवीज़ की गई थी बुनियादी हकूक़ की पामाली की, यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के शहरियों के गसब किए जा रहे थे। और अभी हम देख ही रहे थे कि जनाब बिलावल भुट्टो आ गए और बिलावल भुट्टो ने आके कहा कि जनाब आपने देख लिया और इसको हमने कल मंजूर करवाना है और आपकी मदद दरकार है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमने कहा भाई अभी तो हमें पहुंचा है और इसकी पहली शिक ही इतनी ख़तरनाक है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान में मार्शल्ला ही मार्शल्ला होगा और उसके बाद बुनियादी इंसानी हकूक़ तो नहीं होंगे। यहाँ पे हम सब का हमारा हाल भेड़ बकरियों वाला होगा और ये आप कैसे मंजूर करवा सकते हैं और इसकी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अभी तो हमने बाकी देखना है। और उन्होंने कहा कि अभी आर्टिकल 8 पे ही था कि हमारा फड्डा हो गया और हमें कहा गया कि कल सुबह बस आप आके इस पे वोट करना है। लेकिन हमने मज़ाहमत की और हमने उस पे असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमने ऐसा नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक प्रेशर लिया और कबूल किया और उस प्रेशर के नतीजे में वो कुछ ना कर सके जो वो करवाना चाह रहे थे। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पे दो बातें आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक तो बिरदर इस्लामी मुल्क के अहम तरीन जो है वो शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान का दौरा करके उन्होंने शरीफ फैमिली के लिए राह हमवार करने की कोशिश की और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात की और अहम मुलाकात की और बुनियादी मकसद मौलाना फजलुर रहमान साहब ही थे। उन्हें उन्हें कहा कि आप इनको सपोर्ट करें और आप इस हुकूमत को तगड़ा करें, इसलिए आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बात उनकी सुनी और उन्हें बताया कि जनाब ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत तब्दील हो चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं और इनको डिफेंड करना आपको इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5 साल ख़ास तौर पे और पिछला जो 1.5 साल है ख़ास तौर पे वो उसमें इतनी ज़्यादा फासले बढ़ चुके हैं, कदूरतें बढ़ चुके हैं, नफरत बढ़ चुकी है कि उसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता और इस पॉलिसी के तहत नहीं चला जा सकता। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक और ब्रदर मुल्क ने इनवाइट किया और वजह कोई और बताई, क्योंकि उस वक्त बताया गया कि शायद कोई और इशू है फ़लस्तीन का या मामला, इस तरह की बात की गई। तो मौलाना गए, मौलाना वहाँ गए तो वहाँ पे भी जो है उनको यही कहा गया और मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप इस रजीम को सपोर्ट करें और ख़ास तौर पे जाती उमरा को सपोर्ट करें, शहबाज शरीफ साहब को तगड़ा करें, मरीम साहबा को तगड़ा करें। और उसके जवाब में कुछ मामलात, कुछ ऑफर्स भी की गई। मैं मज़ीद डिटेल्स के साथ इस वक्त नहीं, इंशाल्लाह वो पूरी तफसील बताऊंगा और उसमें कुछ ऑफर्स की गई, पेशकशें की गई, लेकिन वो पेशकशें भी मामलात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं कि अब चंद वजारतों के लिए और चंद ये सियासी फ़ायदे के लिए हम कोई इस तरह का फैसला कर सकें और ये उस वक्त अभी आइनी तरामीम का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो उससे पहले पहले एक ब्रदर मुल्क के अहम नुमाइंदे पाकिस्तान का दौरा करते हैं, जबकि दूसरा मुल्क जो है
शाही फैमिली की तरफ से उनको मौलाना फजल रहमान साहब को इनवाइट किया जाता है। तो ये दो की गई थी और उस वक्त आईनी तरमीम का मामला नहीं था और गालिबन इशारा यही था कि आने वाले दिनों में आपने सपोर्ट करना है। तो बहरहाल मौलाना को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये काम नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तजावीज़ ये आइन का आर्टिकल 8 जो है, आखिर इसका मसला क्या है? अभी क्योंकि लापता अफराद का बड़ा मामला है, कल लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत लच्छेदार गुफ्तगू की सरकारी वकला कन्वेंशन में, और वो सरकारी वकला कन्वेंशन बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो गया। उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब की जितनी भी बार एसोसिएशन हैं, वहां से कोई नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा से कोई नहीं आया, बलोचिस्तान से कोई नहीं आया, सिंध से सिर्फ इक्का दुक्का लोग आए। और उसके बरक्स जो है वो बयानात जारी हो गए, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, लाहौर से, हर जगह से बयानात जारी हो गए वकला तंजीमों के, वकला एसोसिएशंस के, और उन्होंने कल वाले सरकारी वकला कन्वेंशन का बाइकआउट किया। वो सरकारी वकला कन्वेंशन को नाम देने की कोशिश की गई कि वकला तंजीमों के नुमाइंदगान का इजलास है, उसमें तकारीर की गई। उसमें भी लॉ मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा वजाहतें करने की कोशिश की कि जनाब ये हुआ, ये फलां जो है वो आसमा जहांगीर साहबा का आइडिया है। तो आसमा जहांगीर साहबा की रूह भी तड़प रही होगी कि कैसे नाहिंजार लोग जो हैं वो उनकी फिलॉसफी के वारिस बन गए, जो कि आइन को तोड़ रहे हैं, और वो भी रावलपिंडी के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं, और रावलपिंडी के साथ जाके मिल गए हैं, दस्तूर की बालादस्ती के बजाय दस्तूर को मार्शल्लाई निज़ाम बना रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ से भी कल का कन्वेंशन जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ, सरकारी वकला का सरकारी खर्चे पर। और उसके बाद जो असल वकला कन्वेंशन है वो होना है जी लाहौर में, और उसकी तैयारी की जा रही है, और वो है 19 सितंबर को। 19 सितंबर यानी कि आज जो है ये वकला कन्वेंशन है, और असल कन्वेंशन आज ही होगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि क्या क्या कुछ क्या एक नया जो है वो एजेंडा और नया मंशूर सामने आएगा, और वकला तहरीक का आगाज आज से हो जाएगा। अब सवाल है कि आर्टिकल 8 मसला क्या है, आर्टिकल 8 क्यों उसमें बुनियादी हकूक हमारे क्यों पामाल करना चाहते हैं। एक मेरे सामने खबर है कि इमरान खान साहब के जो लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर थे उमर सुल्तान, वो बिल आखिर वापस अपने घर पहुंच गए हैं। उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया था, और ये उस वक्त अगवा किया गया था जब जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उमर सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनसे सिर्फ एक ही बात पूछी जाती रही कि जनाब आप हमें हमारे गवाह बन जाएं, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान राब्ते का आप गवाह बन जाएं, और इसके लिए और कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है वो गलत बंदा इन्होंने उठाया, और वो क्योंकि वो बहुत अरसा पहले ही ड्यूटी छोड़ चुके थे, और इसी तरीके से कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, जिनमें एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अकरम मोहम्मद अकरम है। उनको भी अभी तक वो भी बाजियाब नहीं हो सके। उनको भी इसीलिए उठाया गया कि आप ये बात कह दें कि जनरल फैज़ के पैगामात आप इमरान खान तक पहुंचाते थे और आप जनरल फैज़ के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने भी इनकार कर दिया, और उमर सुल्तान साहब ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं तो हम कैसे आपको ये कह दें और इमरान खान के खिलाफ कैसे गवाही दे दें। तो लिहाजा ये दो पसपाइयाँ हुई हैं। अब उसमें एक और जो लापता अफराद के बारे में, उस्मान फैज़ान, आपको मालूम है कि मैट्रिक के तालिब इल्म, उनको उठाया गया था, और उनको उठाने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये मामला आ गया, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बहुत कोशिश की कि वो बाजियाब हो जाएं, और उस पर सख्त तरीन उन्होंने अहकामात दिए। और जैसे ही उन्होंने ISI, MI, IB और FIA और सेक्रेटरी डिफेंस इनको ऑर्डर किया और उन्हें शामिल तफ्तीश करने का कहा, तो फिर उस्मान फैज़ान बिल आखिर तकरीबन 2 महीने के बाद वो अपने घर पहुंच गए। और इसमें अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील जो हैं विफाक के, उन्होंने कहा जी कि अब चूंकि वो आ चुके हैं, इसलिए इस केस को अब डिस्पोज ऑफ कर दें और इस दरख्वास्त को निपटा दें, जैसा कि बिल अमूम होता है। और उमर सुल्तान जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आए हैं कल बाजियाब होके, उनकी दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने निपटा दी, यदि वो घर पहुंच चुके हैं।
اور اسی طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی تھے اور اظہر مشوانی کے بھائی تھے، ان کی بھی درخواستیں جو ہیں وہ ابھی تک وہ بھی نمٹا دی گئی تھیں۔ تو بہرحال جسٹس بابر ستار صاحب نے تحریری حکم جاری کیا عثمان فیضان کی بازیابی کے باوجود۔ انہوں نے یہ کہا ہے تحریری حکم میں، انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسلام آباد کی تمام انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو فریق بنایا جائے، اس میں اور آئی بی، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی کے ڈائریکٹر جنرلز کو کیس میں فریق بنایا جائے، یعنی کہ ان کے سربراہان کو، اور ایئر اور نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور سی ٹی ڈی پنجاب کو بھی فریق بنایا جائے۔ اور یہ حکم جاری ہوا، چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی پارٹی بنایا جائے اور وہ اپنا بیان حلفی جمع کرائیں، بیان حلفی دیں کہ ان کے دائرہ اختیار میں سے مسلسل جبری گمشدگیاں کیوں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اغوا کیوں کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار فریقین کا ترمیم شدہ میمو جمع کرائیں اور نئی فریقین کو بھی نوٹس جاری کریں۔ انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیاں رپورٹ دیں کہ کیا ان کو معلومات ہیں کہ کس طرح فیضان کو جبری لاپتہ کیا گیا۔ اپنی انٹیلیجنس معلومات پر بتائیں کہ کیا وہ اغوا کاروں اور استعمال ہونے والی گاڑیوں کی شناخت کر سکتے ہیں، اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بتائیں کہ فیضان کو اغوا کے دوران رکھے گئے ٹھکانوں کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں۔ اور انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیاں خود یا متعلقہ وزارتوں کے ذریعے رپورٹس جمع کروائیں، اور آئی جی اسلام آباد بھی پی ٹی اے، آئی بی اور سی ٹی ڈی سے معلومات لے کر مجرموں کی شناخت کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیاں قومی سلامتی کی ناگزیر ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی ڈیوٹی کی نوعیت کے مطابق خفیہ اور رازداری سے کام کرتی ہیں، اور ایجنسیوں کے کھلے عام شہریوں کے گھروں پر چھاپوں کا تاثر قومی سلامتی اور رول آف لا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایجنسیوں کے کھلے عام شہریوں کے گھروں پر چھاپے تاثر قومی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے خطرہ ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کا شہریوں کو اغوا کرنے کا تاثر بھی قومی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے خطرہ ہے۔ ان الزامات کو ایڈریس کرنے کا واحد رستہ شفاف تفتیش کر کے مجرموں کو سزا دینا ہے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ مغوی واپس آ گیا تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ یہ درخواست صرف بازیابی کی نہیں تھی بلکہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت بھی دائر کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ رک جائیے کہ یہی آرٹیکل 199 جو ہے اسی کو ختم کرنا مقصود ہے۔ آرٹیکل 8 کو بھی اس لیے ختم کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 199 کو بھی اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان سے اختیارات ہی واپس لے لیں۔ تو وہی جسٹس بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ درخواست صرف بازیابی کے لیے نہیں تھی بلکہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت تھی، جو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ کو خصوصی اختیارات دیتا ہے۔ عدالت کے پاس حکومت سمیت کسی اتھارٹی یا شخص کو آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ڈائریکشن دینے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار جو ہے وہ چھینا جا رہا تھا اس ترمیم کے نتیجے میں، جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتاولی ہو رہی تھی، اور نون لیگ تو تیار تھی کہ یار جلدی جلدی یہ کروا دیں۔ درخواست گزار نے اغوا کاروں کی شناخت، تفتیش اور کارروائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ آئی جی نے جبری گمشدگی کی تفتیش اور اغوا کاروں کی شناخت کی بجائے عدالت کو پرانے اقدامات دہرا کر گھمانے کی کوشش کی۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے پولیس کے بارے میں، آئی جی کے بارے میں، کہ انہوں نے دھوکہ کیا اور وہ گھماتے رہے اور حقائق چھپائے۔ آئی جی نے کہا کہ تمام ایجنسیوں سے زبانی پوچھا لیکن سب نے اس سنگین جرم سے انکار کیا، زبانی پوچھا اور انکار کر دیا۔ بادی نظر میں پولیس تفتیش میں خامیاں ہیں کیونکہ پولیس نااہل ہے یا خود شریک ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اغوا کاروں نے آئی ایس آئی کے اہلکار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اغوا کاروں نے آئی ایس آئی کے اہلکار ہونے کا دعویٰ کیا۔ ضروری ہے کہ تمام متعلقہ انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو فریق بنا کر رپورٹ طلب کی جائے، اور یہ رپورٹ 17 اکتوبر کو آنی چاہیے۔ یہ ہے آرڈر، اور یہی وہ اصل معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پورا آئین جو ہے وہ اس کو فوجی شکل دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی اب تک کی یہ اطلاعات ہیں۔ انشاءاللہ آج توقع رکھیے جی، آج وکلا کنونشن ہے اور کل والا ناکام ہو گیا سرکاری، اور آج غیر سرکاری ہے۔ صحیح
وکلا رہنما جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ریٹائرڈ ججز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی آ رہی ہے پیٹیشن لے کر اور عملاً اس جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔